प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम जयंती थवाइथ है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंगला साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अविस्मरणीय उपन्यास परिणीता। परिणीता अर्थात विवाहित स्त्री एक ऐसी स्त्री या युवती की कहानी जिसका पति मौजूद अवश्य था, लेकिन यह उसकी इच्छा पर निर्भर था कि वह उसे अपनाए या न अपनाए। परिणीता चैप्टर 3 शुरू करते हैं। ललिता ने बड़े ही धीमे स्वर में पूछा, मुझे आपने बुलाया था? हाँ। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कल सवेरे की गाड़ी से मैं माँ के साथ इलाहाबाद जा रहा हूँ। हो सकता है इस बार लौटने में देर हो जाए। यह चाबी लो, तुम्हारी आवश्यकता के रुपए इसी दराज में रखे हैं। प्रतिवर्ष ललिता बड़े उत्साह के साथ भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थी। उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ सामान संभाल कर इसी बक्स में रखा करते थे। आज उस खुले हुए संदूक को देखकर वह दुखी हो रही थी। शेखर खासकर गला साफ करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, ललिता देखो, बहुत होशियारी से रहना। फिर भी यदि तुम्हें कोई ज़रूरत महसूस हो तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच मुझे पत्र लिखना। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। ललिता मन ही मन अनुमान करने लगी, शायद शेखर को मालूम हो गया है कि इस बार उनके साथ न जा पाएगी। साथ ही मन यह सोचा, शायद उन्हें मेरे न जाने का कारण ज्ञात हो गया। इस बात को सोचकर वह लज्जावश जमीन में धंसती जा रही थी। ललिता की रोते रोते आंखें सूज गई थी। शेखर की नज़रें उसकी आंखों पर अवश्य पड़ी, परंतु उसने न देखने का बहाना किया। वह चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते हुए सहज भाव से उसने कहा, अभी रहने दो ललिता, इस समय तुमसे यह सब ना हो सकेगा। दोपहर को आकर सारी तैयारी कर जाना। यह कहकर शेखर दफ्तर चला गया। उसने ललिता के मनोभावों को पूर्ण रूप से समझ लिया था। फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कर डालना वह उचित नहीं समझता था और न ही ऐसी बातें कहने की उसकी हिम्मत हो रही थी। वह उसी दिन शाम को मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहाँ शेखर को भी उपस्थित देखकर एकदम दंग रह गई। यात्रा पर जाने से पूर्व गुरुचरण बाबू से मिलने के लिए आया था। ललिता ने चाय तैयार करके गिरेंद्र और मामा के सामने रख दिया। गिरेंद्र ने पूछा, क्यों ललिता, क्या शेखर बाबू को चाय नहीं दोगी? तब उसने मृदुल स्वर में ललिता ने कहा, नहीं, शेखर दादा चाय का सेवन नहीं करते। गिरेंद्र ने आगे और कुछ नहीं कहा। ललिता ने एक दिन ऐसा कहा भी था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते और अन्य को भी पीने से मना करते हैं। तत्काल गिरेंद्र को वही बात याद आ गई थी। हाथ में चाय का प्याला लेकर गुरुचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए वर की बात कहने लगे। लड़का अच्छा है, बीए में पढ़ रहा है। यह सब कह चुकने के पश्चात बोले, फिर भी तो वह लड़का गिरेंद्र को पसंद ना आया। हाँ, इतना ज़रूर है कि लड़का साफ और सुंदर नहीं है। फिर भी शादी के बाद कौन रूप रंग और सुंदरता को देखता है, और यह रंग रूप काम का है क्या? आता है जयपुर की पहचान तो उसके गुणों से होती है। गुरुचरण बाबू की एकमात्र इच्छा यही थी, किसी तरह ललिता का पाणी ग्रहण हो जाए और उनके सिर से यह बोझ उतर जाए। आज शेखर का परिचय किरदार को यहीं पर बैठे हुए हुआ था। गिरेंद्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा, आखिर गिरेंद्र बाबू को क्यों लड़का अच्छा नहीं लगा? लड़का भी पढ़ता ही है, उम्र भी ठीक है, फिर तो कोई कमी है ही नहीं। सुपात्र में यही सब गुण होते हैं। गिरेंद्र को लड़का पसंद क्यों नहीं आया, इस बात को शेखर समझ चुका था। उसे भविष्य में भी कोई लड़का पसंद ना आएगा। गिरेंद्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके मुख पर लालिमा छा गई। शेखर ने इस वक्त उसकी मुखाकृति को भी देख लिया। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, काका जी, कल मैं माँ को लेकर इलाहाबाद जा रहा हूँ, परंतु याद रखिएगा, ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा। गुरुशरण बाबू ने उत्तर दिया, क्या कहते हो बेटा,
तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मेरा है ही कौन। फिर ललिता की माँ की अनुपस्थिति में कोई काम भी तो नहीं हो सकता। क्यों बेटा? इतना कहकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखने लगे, मगर ललिता को वहाँ न पाकर बोले, आखिर ललिता यहाँ से कब चली गई? शेखर ने कहा, जो आपने यह बात छेड़ी वह चली गई। गुरुचरण बाबू ने अत्यंत गंभीर भाव से कहा, वह चली क्यों न जाए, आखिर वह भी तो सयानी हो गई है, समझ उसकी भी कम नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे, मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित स्वरूप है। ऐसी लड़की होना ही कठिन है। ऐसी औलाद बड़े पूजा पाठ करने से मिलती है। यह बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुख पर एक प्रकार की चमक कौंध गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरेंद्र तथा शेखर दोनों के मन में उनके लिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। ललिता अपने बारे में बात होते देखकर वहाँ से चली आई और सीधे कमरे में पहुँची। उसने शेखर के पक्ष को खींचकर रोशनी में किया और सभी कपड़े तथा आवश्यक सामान उसमें रखना शुरू कर दिया। उसी समय शेखर भी वहाँ पहुँचा। शेखर के आते ही ललिता की दृष्टि उस पर पड़ी और वह एकाएक चकरा गई और कुछ न बोल सकी। जिस प्रकार किसी मुकदमे में हारा हुआ मुवक्किल एकदम निर्जीव सा हो जाता है, बोल नहीं पाता, उसकी सूरत बिगड़ जाती है, उसको पहचान सकना भी कठिन हो जाता है, ठीक वैसी ही हालत उस समय शेखर की थी। अब यह 1 घंटे में ही शेखर की मुखाकृति ऐसी बदल गई थी कि ललिता उसे पहचान नहीं पा रही थी। न जाने कैसी उदासी और परेशानी शेखर के मुख पर छा गई थी। मालूम होता था कि उसका सर्वस्व लुट चुका है। उसने कुछ बाहरी तथा रुंधे कंठ से पूछा, ललिता क्या कर रही हो? शेखर की यह दशा देखकर ललिता हैरान थी। वह उसके पास आई और उसे पकड़कर बोली, क्या हुआ भैया, तुम इतने परेशान क्यों हो? ललिता को दिखाने के लिए शेखर दत्त ने मुस्कुरा दिया और बात बनाते हुए बोला, कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ललिता के समझ में नहीं आ रहा था। ललिता को दिखाने के लिए शेखर थोड़ा मुस्कुरा दिया और बात बनाते हुए बोला, कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ललिता के समय हाथों को छूने से उसमें नवजीवन का संचार होने लगा था। पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए शेखर ने कहा, क्या क्या कर रही हो ललिता? ललिता ने प्रत्युत्तर में कहा, आपका ओवरकोट रखने को रह गया है, उसे ही बॉक्स में रखने आई थी। बड़े ही चाव से शेखर उसकी बातें सुन रहा था। ललिता कहती गई, पिछले साल गाड़ी में तुम्हें सर्दी से बड़ा कष्ट हुआ था। कोट तो तुम्हारे पास थे, किंतु बड़ा और मोटा कोट कोई भी नहीं था। इसी कारण वहाँ से लौटने पर वह ओवरकोट तुम्हारे लिए ले आई थी। यह कहकर ललिता वही मोटा और बड़ा कोट बॉक्स में लाकर रख दिया, जिसे पहनकर कड़ी से कड़ी सर्दी से भी निपटा जा सकता था। शेखर, इस कोट के बारे में आज तक तुमने कभी जिक्र नहीं किया, शेखर ने कहा। ललिता ने मुस्कुरा कर कहा, शेखर भैया, तुम ठहरे बड़े आदमी, यदि पहले बताती तो क्या तुम बनवाने भी देते? यही सोचकर बिना पूछे ही यह कोट बनवा कर रख दिया था। कहते हुए ललिता ने उस कोट को यथास्थान रख दिया और शेखर ने कहा, सर्दी के समय इसे अवश्य पहन लेना। अच्छा कहकर शेखर थोड़े समय तक के लिए ललिता की ओर एकटक देखता रहा। फिर उससे कहा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ललिता ने कहा, क्या कदापि नहीं हो सकता भैया? क्या तुम इसको नहीं पहनोगे? शेखर ने बात बनाते हुए कहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई दूसरी बात याद आ गई थी। फिर वह नहाने चला गया। नहाकर उसने ललिता से पूछा, क्या माँ का भी सामान ठीक हो गया है? हाँ, मैंने दोपहर को ही ठीक कर दिया था। यह कहते हुए सब सामान देखकर ललिता ने बॉक्स बंद कर दिया। थोड़ी देर पश्चात शेखर ने ललिता की ओर देखकर पूछा, अच्छा, अब मेरा अगले वर्ष से ये कैसे होगा? क्यों? ललिता ने कहा। ललिता, इस क्यों का मुझे पूर्ण अनुभव हो रहा है। वास्तव में यह बात और शेखर के मुंह से निकल तो गई, किंतु उस बात को बदलते हुए हंसी के साथ उसने कहना शुरू किया, अच्छा ललिता, दूसरे घर जाने से पहले मुझे यह बता, तू जाना
कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, क्या क्या कहाँ पर है, यह सब बता देना। इन सब वस्तुओं की जानकारी मुझे अवश्य करा देना ताकि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और समय पर सभी चीज़ें मिल भी सके। थोड़े लाज से ललिता ने कहा, अरे जाओ। शेखर को हंसी आ गई। वह बोला, केवल जाओ कहने से तो काम चलने वाला नहीं। ललिता, यह सत्य है। आखिर तुम सोचो कि मेरा आज हमें आगे कैसे काम चलेगा। मेरी इच्छा है, तुम्हें मालूम है कि बड़ी है, परंतु उनकी पूर्ति के सामर्थ्य मुझमें नहीं है। फिर भी सब काम नौकरों द्वारा नहीं कराए जा सकते। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मामा की तरह मुझे भी सादा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कुर्ता और धोती पर ही बसर होगी। खैर, कुछ भी हो, जैसे भगवान की इच्छा। ललिता शर्मा कर चाबियाँ फेंक कर चली गई। उसको जाते हुए देखकर शेखर जोर से आवाज़ दी, ललिता, सवेरे समय पर अवश्य आ जाना। परंतु ललिता ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वह तेजी से दूसरी मंजिल पर चली गई। वहाँ उसने अन्ना काली को चांदनी के प्रकाश में माला बनाते हुए देखा। उसके निकट आकर ललिता ने कहा, अन्ना काली, उसमें बैठकर क्या बना रही हो? अन्ना काली सिर झुकाए हुए बोली, माला बना रही हूँ। आज रात को मेरी लड़की का पानी ग्रहण होने जा रहा है ना। मुझे तो तुमने इस बारे में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा नार, कि पहले से तय है। कुछ नहीं था, अभी तो पिताजी ने पत्र देकर बताया। आज के अलावा इस महीने में कोई लगन नहीं है। लगन ही नहीं है तो मैं क्या करती। कन्या बड़ी हो गई है। यदि विवाह न हुआ तो सब लोग चिढ़ाएंगे। आज ही शुभ मुहूर्त में विवाह हो जाएगा। हाँ, 2 रुपये बारातियों के मिठाई के लिए मंगवा लेना। ललिता ने हंसकर कहा, वह केवल पैसों की आवश्यकता पड़ने पर ही दीदी को याद करती है। जा मेरे तकिए के नीचे से ले। किंतु यह तो बता, कहीं गेंदे के फूलों से ब्याह करता है? अन्ना काली ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया, दूसरे के सिर फूल के न मिलने पर गेंदे के फूलों की वरमाला बना लेने में क्या हर्ज है। मैंने तो इसी तरह तमाम लड़कियों का विवाह गेंदे के फूलों से किया है दीदी। मुझे सब बातें अच्छी तरह मालूम है। यह कहकर वह मिठाई लेने चली गई। ललिता वहीं पर बैठकर माला गूंथने लगी। थोड़ी देर पश्चात अनारकली ने वापस आकर कहा, सभी को न्योता दे चुकी हूँ, केवल शेखर भैया को देना शेष रह गया है। उन्हें भी जाकर न्योता दे आती हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। यह कहती हुई वह तुरंत शेखर के कमरे की ओर चली गई। अनारकली पूरी दादी है, सभी का नियम पूर्वक काम करती है। वह उम्र में तो छोटी है, किंतु बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र है। शेखर को बुलावा देकर वह नीचे आई और ललिता से कहा, शेखर भैया ने एक हार मांगा है, जाओ जल्दी से दे आओ। मैं यहाँ का सारा काम पूरा करती हूँ। अब मुहूर्त का समय आ गया है, देर करने की आवश्यकता नहीं है। ललिता ने गर्दन हिलाकर कहा, अनार, मुझसे ऐसा न हो सकेगा, तू ही जाकर दे आ। बहुत अच्छा, मैं ही जाकर दे देती हूँ। वह बड़ी माला उठाकर तो लाओ। ललिता ने माला उठाकर अन्नार को दिया। देते देते न मालूम क्या सोचा कि बोली, अच्छा मैं ही दे देती हूँ। अनारकली बड़े बूढ़ों की भांति गंभीर स्वर में कहा, ऐसा ही करो, मुझे तो और भी बहुत काम करने हैं, दम लेने की फुर्सत नहीं है। अनारकली के कहने के ढंग को बुजुर्गों जैसी बातें सुनकर ललिता की हंसी रोके न रुकी। वह माला लेकर हंसती हुई चली गई। शेखर के घर पहुंचकर ललिता ने झरोखे से देखा, शेखर कोई पत्र लिखने में व्यस्त है। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला, अंदर पहुंची और चुपके से शेखर के पीछे जा खड़ी हुई। उसके वहां आने का आभास भी शेखर को नहीं हुआ। चुप रहने के पश्चात ललिता ने शेखर को चकित कर देने के लिए धीरे से वही माला पहना दी और तुरंत कुर्सी से पीछे हटकर बैठ गई। शेखर चौंक कर बोला, यह क्या अन्ना? लेकिन गर्दन घुमाते उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी तो आश्चर्यचकित होकर वह गंभीर भाव से बोला, ललिता, ये क्या किया तुमने? शेखर के शब्दों से ललिता ने उठकर कहा, मैंने क्या कर दिया शेखर? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पता तो अन्ना काली से जाकर पूछो कि आज रात को माँ ने माला पहनाने से क्या होता है।
ललिता अब समझी कि उसने क्या कर डाला। उसके मुख पर लज्जा छा गई। वह बड़े ही संकोच से मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैंने तो वह माला। पूरी बात कहे बिना वह नवविवाहित की भांति लजा कर कमरे से बाहर चली गई। शेखर ने उसे जाते देखकर जोर से पुकारा, ललिता, जरा मेरी एक बात तो सुनते जाओ, एक बड़ा ही आवश्यक कार्य है। शेखर की पुकार सुनकर भी ललिता ने अनसुनी कर दी। वह सीधे अपने कमरे में आई और मुंह तकिया उठाकर बिस्तर पर पड़ गई। बचपन से लेकर इस अवस्था के 5-6 वर्षों तक का समय उसने शेखर के साथ ही बिताया, परंतु ऐसी कोई भी बात तो शेखर के मुंह से न सुनी। शेखर का स्वभाव तथा चरित्र वह भली प्रकार जानती थी। वह गंभीर प्रकृति वाला था। एक तो शेखर उसे प्यार करता ही न था और यह अधिकार भी था तो ललिता परवाह न करती थी। उसने कभी इस प्रकार की कल्पना भी न की थी। उस समय माला के आशय के बारे में सोच सोच कर उसे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वह अपने मुंह को तकिया में छिपाकर बड़ी देर तक सोती रही। तभी आवश्यक कार्य के लिए उसे बुलाया है। अभी जाने या न जाने के बारे में विचार कर ही रही थी कि शेखर की नौकरानी ने आकर कहा, ललिता दीदी, कहाँ हो तुम? तुमको छोटे भैया याद कर रहे हैं। कमरे से निकलकर ललिता ने धीरे से कहा, चलो, आ रही हूँ। ऊपर पहुंचकर दरवाजे से उसने देखा अभी पत्र समाप्त नहीं हुआ था। उसी को पूरा करने में वह लगा है। कुछ समय तक चुपचाप खड़ी रही, फिर पूछा, क्यों बुलाया है? शेखर ने पत्र लिखते लिखते कहा, आखिर तुमने आज यह क्या कर डाला? आओ बैठो ललिता। उसने उठकर कहा, जाने दो, फिर वही बात लेकर बैठ गए। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्ही ने तो यह सब किया है ललिता। उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माला वापस कर दो। शेखर, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। ललिता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माला वापस किए देता हूँ। तुमने जो अधूरा काम किया है उसको पूरा कर दो। दरवाजे के पास खड़ी ललिता चुपचाप न जाने क्या सोचती रही। फिर बोली, मैं सच कहती हूँ, यदि ऐसी हंसी मजाक करोगे तो फिर मैं कभी ना आऊँगी। मेरी माला लौटा दो। शेखर ने गले में माला उतार कर कहा, अगर ले जाओ आकर के उसे मेरे पास भेज दो, मैं वहाँ ना आऊँगी। यार, मेरे पास तुम भी नहीं आओगे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, यह कहकर ललिता पलट कर चल दी। उसे जाते देखकर शेखर चिल्लाकर बोला, यह अधूरा काम छोड़कर क्यों जा रही हो? वह जाते जाते नाराज होकर कहती गई, अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो। ललिता वहाँ से चली तो आई, परंतु नीचे नहीं गई। वह छज्जे के एक कोने में खड़ी होकर आकाश की ओर देखती हुई न जाने क्या सोचती रही। चांद मुस्कुरा रहा था और उसकी सुनहरी किरण ने सारी दुनिया को अपनी किरणों से रंग रही थी। उन्हें शीतल किरणों के रंग में ललिता भी भीग रही थी। खड़े खड़े उसके हृदय में न जाने क्या क्या कल्पनाएं उठ रही थी। अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा था और शर्म भी। वहीं खड़े खड़े उसने एक बार शेखर के कमरे की ओर देखा। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर अभिमान की रेखा झलक आई और नेत्र सजल हो गए। वह बालिका अनाथ थी। उसे इन सभी बातों का पता न था। फिर इस प्रकार की हंसी करने का क्या मतलब हो सकता था? उसकी दशा कितनी गिरी हुई है। वह एक अनाथ लड़की है। उसे मामा का ही एकमात्र सहारा है। फिर भी पराये लोग निरुपाय समझकर उसका आदर करते हैं। शेखर का व्यवहार भी इस प्रकार का है। वह मुझे निराश्रित समझकर ही स्नेह और आशीर्वाद देता है तथा शेखर की माँ भी अपार स्नेह लुटाती है। दुनिया में उसका है ही कौन? किसी पर ललिता का अधिकार नहीं है। इसलिए तो गिरेंद्र ने उसके उद्धार का पूरा भार उठाया है। अपने नेत्र बंद किए हुए ललिता मन ही मन सोच रही थी, उसके मामा की अपेक्षा शेखर की दशा बहुत अच्छी है। उसके मामा के स्थान उसके सामने कुछ भी नहीं है। वह उसी मामा के आश्रय में है और उसी मामा का जंजाल है। शेखर की शादी की बातचीत बड़े घर में हो रही है, धनवान घर में हो रही है। चाहे वह अभी हो या 4 माह बाद, करीब करीब तय ही है
इस विवाह से नवीन राय को बहुत बड़ी धन संपदा हाथ लगने वाली है। उसने ऐसा शिखर की माँ से सुना है। शेखर भैया फिर क्यों इस प्रकार उनकी हंसी उड़ा रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हैं? यह सभी बातें ललिता ने सोची। आकाश की ओर देखकर कहा। क्षण भर में ही उसने घूम कर देखा कि शेखर उसके पीछे खड़ा हंस रहा है और वही माला उसने एकदम से उसके गले में पहना दी। यह देखकर वह रोने लगी और बोली, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? ललिता, मैंने तो कुछ नहीं किया। यह कहकर वह माला तोड़ने ही जा रही थी कि उसकी दृष्टि शेखर की दृष्टि से मिली। वह रुक गई। वह माला को तोड़ न सकी, परंतु उसने रोते हुए कहा, मैं परेशान, अभागिन तथा असहाय हूँ। इसलिए क्यों मेरा उपहास कर रहे हो शेखर भैया? शेखर अभी तक खड़ा खड़ा हंस रहा था। ललिता की बात सुनकर वह सन्न रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा उपहास किया है? तुमने मेरा क्या किया है? ललिता ने अपने भीगे नेत्रों को पोंछकर कहा, मैंने तुम्हारा उपहास कब किया? शेखर थोड़ी देर ठहर कर सजग हो गया और बोला, थोड़ा सा सोचने पर समझ जाओगी। आजकल अपनी मनमानी कर रही हो, इसीलिए यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया है। शेखर यह कहकर चुप हो गया। ललिता गूंगे की भांति खड़ी उसकी बातें सुनती रही। चंद्रमा की किरणों की रुपहली आग में चंद्रमा की आभा में दोनों खड़े थे, लेकिन नीचे कमरे में अनारकली अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी। शंख ध्वनि गूंज रही थी और खामोशी भंग हो रही थी। थोड़ी देर बाद शेखर ने कहा, ठंड अधिक पड़ने लगी है, जाओ नीचे चली जाओ। जाती हूँ कहकर उसने शेखर के पैर छुए और प्रणाम करके बोली, मुझे यह तो बताते जाओ कि अब मैं क्या करूँगी। शेखर सुनकर हंसकर एक बार उसे तो भय सा प्रतीत हुआ, पर उसने हाथ बढ़ाकर ललिता को पकड़कर हृदय से लगा लिया। उसके होठों को अपने होठों से स्पर्श करते हुए कहा, अब मुझे कुछ भी न बताना पड़ेगा, तुम सब स्वयं समझ जाओगी। ललिता शेखर के इस प्रकार के समीपता को देखकर कुछ रोमांच आया। उसने दूर जाकर कहा, क्या तुमने केवल गले में माला पहना देने के कारण ही ऐसा किया है? मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, नहीं ललिता, ऐसी बात नहीं। मैं तो स्वयं काफ़ी दिनों से ऐसा करने का विचार कर रहा था, परंतु इसी तरह का निश्चय न कर पाया था। आज अभी अंतिम निर्णय हो ही गया। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि तुम्हें त्याग कर मैं कहीं नहीं रह सकता। ललिता ने कहा, परंतु तुम्हारे पिताजी यह सुनकर अवश्य क्रोध करेंगे और माताजी को भी घोर कष्ट होगा। जो कुछ तुमने सोचा है वह ना हो पाएगा। शेखर ने कहा, हाँ पिताजी, यह सुनकर अवश्य आग बबूला हो जाएंगे, परंतु माताजी अवश्य ही प्रसन्न होंगी। खैर, अब तो कुछ जो होना था हो गया, अब इसको खत्म नहीं कर सकता। जाओ, अब नीचे जाओ, माताजी के चरण स्पर्श करो। ललिता वहाँ से नीचे चली गई। फिर भी वह पीछे मुड़कर अपने प्रियतम को निहारना नहीं भूली। 3 माह बाद गुरुचरण बाबू मलिन मुख लिए नवीन बाबू के यहाँ आकर फर्श पर बैठने ही वाले थे कि नवीन बाबू ने बड़े जोर से डांट कर कहा, यहाँ पर नहीं, उधर चौकी पर जाकर बैठ कि मैं इस कुसमय पर नहा धो नहीं सकता। तुमने जाति बदली है, यह बात सत्य है ना? क्षुब्ध होकर गुरुचरण बाबू एक दूर पड़ी चौकी पर जाकर बैठ गए। कुछ देर तक वह मस्तक झुकाए बैठे रहे। तभी 4 दिन पहले की बात है। उन्होंने विधिवत तो ब्रह्म समाज को अपना लिया है, अब यह ब्रह्म समाजी हो गए हैं। यह खबर आज ही नवीन राय को मिली। अब उन्हें बंगाली समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सामने गुरुचरण बाबू को बैठे देखकर नवीन राय की आंखों से गर्म लपटें निकलने लगी, परंतु गुरुचरण बाबू एक अपराधी की तरह मौन बैठे रहे। किसी से सलाह सूचित किए बिना ही वह ब्रह्म समाजी हो गए थे, परंतु उसी समय से घरेलू परेशानियां बढ़ गई थी तथा रोना चिल्लाना मचा रहता था। घर का कोना कोना अशांति के कारण बड़े ही दुखी था। नवीन राय ने फिर क्रुद्ध भाव से पूछा, यह तो बता सकते हो ना कि तुम ब्रह्म समाजी हो गए? गुरुचरण बाबू के नेत्र भरे हुए थे। उसने दुख भरे शब्दों में कहा, हाँ, यह सत्य है।
यह अपराध तुमने क्यों किया? तुम तो केवल 8 रुपये तनख्वाह पाते हो, फिर क्यों? मारे क्रोध के नवीन राय की जुबान से बोल न फूट पड़ते थे। उन्हें रोते हुए बड़े नम्र स्वर में गुरुचरण बाबू ने जवाब दिया, आप कहें दादा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुख में कुछ न दिखाई दिया। मैं यह सोच सकता कि गले में फांसी लगा लूं या फिर ब्रह्म समाज में मिल जाऊं। अंत में ब्रह्म समाजी हो जाना ही उचित लगा, इसीलिए मैंने ब्रह्म समाज को अंगीकार कर लिया। नवीन राय ने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत अच्छा किया, अपने गले में फांसी लगाकर समूचे धर्म और समाज को फांसी लगा दी। वाह रे वाह! अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और अपना काला मुंह कभी भी मुझे न दिखाना। तुम्हारे सलाहकार हैं, उनके पास जाकर अपनी बैठक बना लो। यह सब सुनकर गुरुचरण बाबू वहाँ से चले गए, परंतु नवीन राय मारे क्रोध के कुछ भी नहीं सोच सके। अच्छे तो और क्या करें, गुरुचरण बाबू के भी अब वहाँ आने की संभावना न थी। गुरुचरण बाबू पर नाराज होने, जलाने तथा खींचने के सिवा नवीन राय कर भी क्या सकते थे। उन्होंने एक मिस्त्री बुलाया और घर में आने जाने वाले ऊपर के रास्ते को बंद कर दिया। उस रास्ते को बंद कराकर उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। बहुत दूर इलाहाबाद में बैठी हुई भुवनेश्वरी देवी को यह हाल मालूम हुआ तो वह फुट फुट कर रोने लगी। उन्होंने शेखर से कहा, शेखर, भला ऐसा करने को किसने उन्हें समझाया? अनुमान से शेखर ने समझ लिया था कि उन्हें यह राय किसने दी, परंतु वह बात न कह सका। उसने कहा, माँ, हो सकता है तुम लोग स्वयं ही उन्हें थोड़े दिन बाद अलग कर देते, समाज में उनकी छाया ही न पड़ने देते। कई कन्याओं की शादी कैसे कर सकते थे वह समय पर? आखिर इसका भी तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता। असहमति में गर्दन हिलाते हुए माँ ने कहा, बेटा, कुछ भी काम रोका नहीं जाता। ऐसी हालत में गुरुचरण बाबू का पहले से ही धर्म छोड़ बैठना नादानी है, अक्लमंदी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों से घबराकर लोग अपना धर्म छोड़ने पर आ जाए तो हजारों लोग अपना धर्म समाज छोड़ बैठें। ऊपर पालनहार भी है और वह सब कार्य पूरा करते हैं। वही भगवान गुरुचरण बाबू की भी रक्षा करते और उनके काम पूरे करते। शेखर बाबू चुप्पी साधे रहा। गीली आंखें पोंछकर भुवनेश्वरी ने कहा, यदि ललिता बिटिया को ही साथ ले आती तो किसी न किसी प्रकार से उसका ही उपकार कर देती। हो सकता है इसी इरादे से गुरुचरण बाबू ने उसे मेरे साथ नहीं भेजा। मुझे तो यही न पता था कि उसकी शादी की सचमुच तैयारी हो रही है। शेखर ने लज्जापूर्वक भुवनेश्वरी को देखकर कहा, अच्छा है माँ, घर वापस चलकर इस कार्य को ऐसा ही करो ना। कि ललिता तो अभी ब्रह्म समाजी नहीं हुई हैं, केवल उसके मामा ही तो हुए हैं। गुरुचरण तो उसके सगे मामा भी नहीं हैं। ललिता का कोई सगा ही नहीं है, इसी कारण वह उनकी शरणागत है। भुवनेश्वरी खूब सोच समझ कर बोली, यह तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी अजीब व्यक्ति हैं। वह बड़े ही हठी हैं। ऐसा करने को वह कभी भी तैयार न होंगे। शायद हमें उन लोगों से मिलने की भी इजाज़त न देंगे। यही विचार शेखर के मन में भी रह रह कर उठ रहे थे। वह माँ की बातों का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठा उनकी बातों को सुन रहा था और मन ही मन सोचता रहा, शेखर अब इलाहाबाद में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था। बड़ी बेचैनी और परेशानी में वह 2-3 दिन तक इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने माँ से कहा, अब यहाँ पर जी नहीं लग रहा है माँ, चलो घर चलें। उसी दिन भुवनेश्वरी घर लौटने को तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे भी अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। कोलकाता वापस पहुँचने पर लोगों ने देखा कि छत से आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। गुरुचरण बाबू की कोई भी नाता रिश्ता रखना नवीन राय को अच्छा न लगेगा। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों से बोलना भी बुरा लगेगा। यह बात दोनों ही अच्छी तरह से समझ गए। रात के समय जब शेखर खाने पर बैठा तो माँ भी उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद बोली, गिरेंद्र के साथ ही ललिता की शादी तय हो रही है। यह हमें पहले ही समझ गई थी। सिर नीचा किए हुए शेखर ने पूछा, आपसे ऐसा किसने कहा? भुवनेश्वरी, उसकी मामी ही कह रही थी, और कौन कहता। दोपहर के समय जब सब सो गए तब मैं उनसे मिलने गई थी। मारे दुख के उसके मामी ने अपनी आंखें लाल कर ली। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर वह सब कुछ कह गई।
कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, यह तकदीर का खेल है। शेखर किसको दोषी ठहराया जाए। कुछ भी सही, पर गिरेंद्र भी एक भला लड़का है, नम्र स्वभाव वाला। उसके यहाँ ललिता को किसी प्रकार का कष्ट न होगा। वह धनवान भी है। इतना कहकर वह चुप हो गई। प्रति उत्तर में शेखर ने कुछ नहीं कहा और सामने रखी हुई थाली से उठाकर कुछ खा लिया। थोड़ी देर बाद माँ वहाँ से उठकर चली गई और शेखर भी बिना खाए पिए उठ गया और हाथ मुँह धोकर अपने बिस्तर पर जाकर पड़ा रहा। दूसरे दिन संध्या के समय शेखर टहलने के लिए बाहर निकला। उस वक्त भी गुरुचरण बाबू के यहाँ पहले की भांति चाय की चुस्कियाँ और हंसी मजाक चल रहा था। वहाँ की बात सुनकर शेखर कुछ देर रुक गया। फिर न जाने क्या सोचकर वह धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। शेखर के मुख्य भाव देखकर सभी लोगों के चेहरे के भाव परिवर्तित हो गए। शेखर के इलाहाबाद से लौटने की खबर ललिता के सिवा और किसी को न थी। आज गिरेंद्र के सिवा एक साहब और यहाँ विराजमान थे। बड़े ही आश्चर्य में पढ़कर वह शिखर की ओर देखने लगे। गिरेंद्र के चेहरे पर छाई गंभीरता में और भी वृद्धि हो गई। वह दीवार की ओर ताकने लगा। गुरुचरण बाबू ही उस समय ज़्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके निकट बैठ ललिता चाय बनाने में व्यस्त थी। उसने एक बार सिर उठाकर शेखर की ओर देखा और नज़रें नीची कर ली। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुकाकर गुरुचरण बाबू को नमस्कार किया और वहीं पर एक ओर बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, आप सभी लोग चुप क्यों हो गए। गुरुचरण बाबू ने धीमे स्वर में उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा यह सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरुचरण बापू के विचारों को ताड़ गया। इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वहाँ से वापस आने की, माँ के स्वास्थ्य लाभ की, तमाम अन्य बातों की। फिर उसने अपरिचित व्यक्ति की ओर। गुरुचरण बाबू इस समय काफ़ी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह गिरेंद्र बाबू के मित्र हैं। इन लोगों का घर एक ही स्थान पर है। बड़े ही भले आदमी हैं और श्याम बाजार में ही रहते हैं। हमारी उनसे जब मुलाकात हुई है, बेचारे यहाँ आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरुचरण बाबू की बातों में अपनी सहमति दी। अपनी सम्मति प्रकट करने के बाद मन में उसने विचार किया, हाँ, देखने ही में आदमी भला लग रहा है। थोड़ी देर रुककर फिर वह गुरुचरण बाबू से बोला, और तो सब ठीक ठाक है ना। गुरुचरण बाबू ने कुछ भी नहीं कहा और सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। अच्छा, अब चलता हूँ, यह कहकर शेखर जाने को तत्पर हो गया। उसे जाता हुआ देखकर रुआंसे होकर गुरुचरण बाबू ने कहा, बेटा, तुमने यह सब बातें सुनी होगी, फिर भी कभी कभी आते रहना। हम दुखियों का त्याग नहीं करना। अच्छा काका जी, कहता हुआ भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता की मामी के रोने की आवाज़ बैठक में सुनाई दी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर गुरुचरण बाबू के भी आंसू आ गए। उन्होंने अपनी धोती से आंसू पोंछ लिए। उनकी मुखाकृति एक अपराधी किसी हो रही थी। वह बिना मतलब बाहर देखने लगे। शेखर के जाने के पहले ही ललिता वहाँ से चली गई थी। कुछ समय के बाद शेखर की मामी से बात करके बाहर की ओर आया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेरे कमरे में दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वह भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया और उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा में खड़ी रही। फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में बोली, आपने मेरे इस पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया। कौन सा पत्र। उसमें बहुत सी बातें थी। अच्छा, उन बातों को छोड़ो, यहाँ की सभी बातें आपने सुनी हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है। शेखर आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरा हुक्म। मेरा। हम किस लिए। उससे लाभ ही क्या होने वाला है। ललिता ने शंकित होकर पूछा, क्यों। शेखर, और नहीं तो क्या। मैं किसको हुक्म दूँ। मुझे हुक्म दोगे और किसको दोगे। तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा। फिर तुम हुक्म देने पर मानोगे ही क्यों। शेखर के इस कथन में करुणा का पुट था।
ललिता यह सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप खिसकते हुए कहा, जाने दो इन बातों को, इस समय यह मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे अब तंग मत करो। बताओ कैसे क्या होगा? मुझे तो डर के मारे रात को नींद भी नहीं आती। आखिर भय का कारण क्या है? शेखर ने कहा। ललिता, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? भय न लगेगा तो फिर क्या लगेगा? न तुम यहाँ थे, न माताजी यहाँ थी। फिर मामा ने क्या कर डाला वह तुमसे छिपा नहीं। अब यदि माँ मुझे स्वीकार न करे तो? थोड़ी देर बाद शेखर ने कहा, वह तो ठीक है, अब माँ कैसे स्वीकार कर सकती है? उन्हें यह भी पता चला है कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफ़ी पैसे लिए हैं। साथ ही अब वह ब्रह्म समाजी भी हो गए हैं और हम लोग हिंदू हैं। अन्ना काली ने उसी वक्त आकर कहा, ललिता दीदी, आपको मम्मी बुला रही है। ललिता ने जोर से कहा, अच्छा तो जा, मैं अभी आती हूँ। फिर नम्रतापूर्वक शेखर से कहने लगी, यहाँ कुछ भी क्यों न हो, फिर भी जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा है। यदि वह तुमको नहीं अलग कर सकते तो मुझे भी नहीं अलग कर सकते। इसके सिवा धीरेन्द्र बाबू के लिए हुए रुपए उन्हें लौटा दूंगी। यह तो मेरे ऊपर कर्जा है, 2 दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। शेखर ने कहा, इतना अधिक रुपया देने के लिए तुम कहाँ से लाओगी? ललिता इस बात के उत्तर में काफ़ी समय तक चुप्पी साधे रही। फिर हंसकर बोली, आपको ज्ञात नहीं है कि स्त्रियों को रुपए कौन देता है? मैं भी उन्हीं से ले आऊँगी। शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वह फिर कहने लगा, परंतु तुम्हारे मामा ने इन रुपयों के लिए तुम्हें बेच डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को तो देख न सकी, परंतु रुंधे स्वर में तुरंत बोली, यह सब झूठी और व्यर्थ की बातें। मेरे मामा के सदृश भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है, तुम भले ही ना जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बातें कह डाली। फिर तनिक देर तक रुक कर कहने लगी, फिर वह रुपया मामा ने मेरे विवाह के लिए ही लिया है। यह रुपया मामा के लिए है, मेरे विवाह के बाद। इस कारण मुझे बेचने का कोई अधिकार ही उन्हें कहाँ था? यदि मुझे बेचने का कोई अधिकारी है तो केवल तुम हो और कोई नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक शेखर वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के घर से बाहर चला गया। कभी रात को शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के उधर उधर गलियों में भटकता रहा। फिर घर आकर बैठा हुआ सोच विचार में निमग्न रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वह सीधी सादी ललिता इतनी बातें कहाँ से सीख गई। वह निर्लजता की बातें उसे कहाँ से आ गई। इतना साहस, गजब का साहस। अभी आप परिणीता चैप्टर 2 की कहानी सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।